चार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 117 तथा सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। शेष दो पूर्णांकों का अंतर 12 है। शेष दो में से बड़ा पूर्णांक क्या है? ये प्रश्न आर.एस. अग्रवाल की किताब का 32वां प्रश्न है। इसका सलूशन हम आसानी से कर सकते हैं, तो आइए समझिए। चार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है, तो चार धनात्मक पूर्णांकों का योग पहले हम लिखेंगे। 4 गुणे 72.5 के औसत से इनका योग हो जाएगा 4 पचे 20, 4 दूना 8 दो 10, 4 सत्ते 28 और 29 290। आइए प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा पूर्णांक 117 तथा सबसे छोटा पूर्णांक 15 है, अर्थात चार में से दो पूर्णांकों के मान हमें मालूम है, तो इन दो पूर्णांकों का योग हम कर लेंगे। तो दो पूर्णांकों का जो योग होगा 117 प्लस 15, 7 5 12, यहाँ 1 1 2 और 1 3, 132 हुआ। चार धनात्मक पूर्णांकों का योग हमने प्राप्त किया 290 और इन दो धनात्मक पूर्णांकों का योग हमको मिला 132। चार धनात्मक पूर्णांकों के योग में से इन दो धनात्मक पूर्णांकों का योग घटा देंगे। दो धनात्मक पूर्णांक जो बच रहे हैं उनका योग हमें मालूम हो जाएगा, तो शेष दो का योग हम लिखेंगे। शेष दो का योग हमें देखिए क्या प्राप्त होता है, तो घटाते हैं। तो यहाँ 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 8 में से 3 गया 5 और यहाँ पर 2 में से 1 गया 1, 158 हुआ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में शेष दो पूर्णांकों का अंतर 12 दिखा रहा है, तो जो शेष दो पूर्णांक है इनका अंतर भी दिया है। शेष दो का अंतर हमको दिया है 12। आपको याद रखना है, अगर पूर्णांकों का योग हमें मालूम हो, पूर्णांकों का अंतर हमें मालूम हो, तो पूर्णांकों में से दोनों पूर्णांकों का मान हम कैसे प्राप्त करेंगे? इन दो मानों को जोड़कर हम 2 से भाग करेंगे तो सबसे बड़ा पूर्णांक निकलेगा, और इन दो मानों को घटाकर जब हम 2 से भाग करेंगे सबसे छोटा पूर्णांक निकलेगा। तो प्रश्न में सबसे बड़ा पूर्णांक पूछा गया है, तो कैसे लिखेंगे ध्यान से समझेंगे। सबसे बड़ा पूर्णांक बराबर, आइए जोड़ते हैं। इन दोनों मानों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे। 8 2 10, 5 1 6 और 1 7 और यहाँ पे 1 हुआ, बटा 2 कर देंगे तो 2 8 16 और यहाँ पर 2 पचे 10। इस प्रकार से सबसे बड़ा पूर्णांक हमको 85 प्राप्त हुआ। अगर प्रश्न में सबसे छोटा पूर्णांक पूछा जाता तो दोनों का अंतर करके 2 से भाग कर देते, तो सबसे छोटा पूर्णांक हमें मालूम हो जाता। इस प्रकार से इस प्रश्न का हमने सलूशन किया। एक बार फास्ट वे में देखते हैं। चार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 था, तो चार का योग हमें 290 प्राप्त हुआ। सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूर्णांक प्रश्न में दिया है, तो इसका योग हमें मालूम हुआ 132, अर्थात 2 का योग हमें मालूम हो गया। अब आइए प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। अगर चार का पूर्णांकों का योग हमें 290 मालूम हुआ, इन दो का योग हमें 132 मालूम हुआ, तो 290 में से 132 घटाएंगे तो शेष दो पूर्णांक जो बचे हैं उनका योग हमें मिल जाएगा 158, और इन शेष दो पूर्णांकों का अंतर हमको दिया है 12। बड़ा पूर्णांक प्रश्न में पूछा गया है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो बड़ा पूर्णांक मिलेगा। अगर प्रश्न में छोटा पूर्णांक पूछा जाता तो दोनों को घटा के 2 से भाग करते तो छोटा पूर्णांक मिलता। तो इस प्रकार से इसका हमने सलूशन किया। आइए आगे चलते हैं। a तथा b का औसत a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 बटे a पावर n प्लस b पावर n है, तो हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इस प्रश्न का सलूशन हम कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे। हमें मालूम है कि ab का औसत होता है a प्लस b बाई 2, अर्थात इसमें हम n का कौन सा मान रख दें जिससे हमें a प्लस b बाई 2 प्राप्त हो जाए। तो हम 0 से मान स्टार्ट करेंगे और इस प्रकार से 1 2 3 रखते जाएंगे। तो आइए पहले 0 रखते हैं इसमें, तो a पावर यहाँ 0 प्लस 1 प्लस b पावर 0 प्लस 1 बटे a पावर 0 प्लस b पावर 0। इस प्रकार से ये मान हुआ। a पावर 0 प्लस 1 में हम 0 प्लस 1 में 1 जोड़ेंगे तो a पावर 1 यहाँ मान प्राप्त होगा। 0 प्लस 1 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ b पावर 1 मान प्राप्त होगा, बटे a पावर 0 का मान 1 और b पावर 0 का मान भी 1। किसी भी राशि के पावर 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ हमें वैल्यू क्या मिली a प्लस b बटे 2।
तो इस प्रकार से ये औसत हमको ए बी का प्राप्त हो गया। तो n बराबर जब हमने 0 रखा तो हमें ए बी का औसत a प्लस बी बाई 2 मिला। इस प्रकार से n का मान यहाँ पर 0 हम लेंगे तो हमारा जो है ए बी का औसत a प्लस बी बाई 2 बनेगा। आइए आगे चलते हैं, एक बार फास्ट वे में फिर देखते हैं। ए बी का औसत हमको दिखा रहा है ए के पावर n प्लस 1 प्लस बी के पावर n प्लस 1 अपान ए पावर n प्लस बी पावर n। हमें n की वैल्यू प्राप्त करनी है, तो कैसे प्राप्त करेंगे? हमें मालूम है कि ए बी का औसत होता है a प्लस बी बाई 2। तो यहाँ n की कौन सी वैल्यू हम रख दें जिससे ए बी का औसत a प्लस बी बाई 2 बन जाए? तो n की वैल्यू हम चेक करेंगे, रखेंगे अपने हिसाब से 0 1 2 3 ऐसे लेकर। तो यहाँ पर n की वैल्यू जब हमने 0 रखा तो यहाँ पर 0 प्लस 1 हुआ a पावर b पावर 0 प्लस 1 बटे a पावर 0 प्लस b पावर 0। तो यहाँ पे वैल्यू हुआ a प्लस b और a पावर 0 का मान 1 b पावर 0 का मान 1, तो a प्लस बी बाई 2। तो ये औसत जो है ए बी का हमें प्राप्त हुआ। इस प्रकार n बराबर 0 यहाँ पर मान होगा। हमने उत्तर प्राप्त किया। आइए आगे चलते हैं। ए बी सी का औसत m हो तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत क्या होगा? तो इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। ए बी सी का औसत अगर m है तो ए बी सी का योग हम देंगे 3m से, क्योंकि यहाँ पे 3 राशियां हैं, 3 चर राशियां हैं, तीनों का योग लिखना है तो औसत में हम 3 से गुणा कर देंगे। तो a प्लस बी प्लस सी का मान हमें 3m प्राप्त हुआ। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान भी हमको प्रश्न में दिया है, इसकी वैल्यू 0 दिया है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत पूछा गया है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत कैसे निकालेंगे? आइए देखिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत बराबर चरों का योग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे इनकी संख्या, तो संख्या 3 है। हम बीजगणित का एक फार्मूला यहाँ यूज करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे 3। ये फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के मान का फार्मूला है। अब यहाँ हम वैल्यू रख देंगे ए प्लस बी प्लस सी की 3m, तो यहाँ पे हम 3m सेट कर देंगे। तो ये 3m का स्क्वायर हुआ माइनस 2 ए बी बी सी सी ए की वैल्यू हमको प्रश्न में दिया है 0 बटे 3। यहाँ पे ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। 3m का स्क्वायर 9m स्क्वायर हो जाएगा बटे 3, डिवीजन करेंगे 3 3 9, ये हो जाएगा 3m स्क्वायर। तो इस प्रकार से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत हमको मिला 3m स्क्वायर। तो इसका सलूशन हम आसानी से कर सकते हैं। 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। छोड़ी गई संख्या हमें प्राप्त करना है, तो आइए इसका सलूशन करते हैं। 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो 5 संख्याओं का 18 के औसत से योग हुआ 90। आगे एक संख्या हम छोड़ देंगे तो 4 संख्याएं बचेंगी, उनका औसत 16 दिखा रहा है। 16 का गुणा करेंगे तो 16 चौका 64 हुआ। पहले 5 संख्याएं थी, इनका योग 90 था। अब 4 संख्याएं हो गई, इनका योग 64 हुआ। जो संख्या हमारी कम हुई उसका मान अगर हमें प्राप्त करना है तो 90 में से 64 घटाना पड़ेगा। तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे हुआ 8 में से 6 गया 2, तो छोड़ी गई संख्या 26 होगी। छोड़ी गई संख्या ये 26 होगी। तो इस प्रकार से इसका सलूशन हम आसानी से कर सकते हैं। एक बार फिर देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 18 है, 3 का योग हुआ 90। एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो गया, तो अगर एक संख्या छोड़ देंगे संख्याएं 4 हो जाएंगी। औसत 16 हुआ, 16 चौका 64 योग हो गया। यहाँ 90 योग 5 संख्याओं का था, ये 64 योग 4 संख्याओं का है। 90 में से 64 घटाएंगे 26 मान आएगा। जो छोड़ी गई संख्या है वह 26 होगी। इस प्रकार से इसका सलूशन हमने किया। आइए आगे चलते हैं। एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है। यदि पहले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर हो तो इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत क्या है? इस प्रश्न को हम आसानी से हल कर सकते हैं। आइए सलूशन करते हैं। 7 माह की
मासिक खपत 110 लीटर है, तो 7 माह के खपत का योग होगा 11 सत्ते 77, 770 लीटर। पहले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर है, तो 5 माह की जो खपत होगी 86 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 6 30 और 8 पंजे 40 3 43 430 लीटर। पहले 7 माह की औसत मासिक खपत हमें मालूम हो गई, फिर पहले 5 माह की औसत मासिक खपत मालूम हो गई, कुल मिला के 12 माह हो गया। तो 12 माह की कुल खपत जोड़ लेंगे, 0 7 3 10 7 4 11 1 12, तो 12 माह की कुल खपत 1200 लीटर हो गई। अब हमें औसत निकालना है, तो 1200 में 12 से हम भाग दे देंगे, तो औसत मासिक खपत 100 लीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हम सलूशन आसानी से कर सकते हैं। आइए एक बार फिर देखते हैं। एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर थी, तो 7 माह की खपत हो गई 770 लीटर। पहले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर थी, तो 5 माह की खपत हो गई 430 लीटर। अब इस प्रकार से टोटल 7 5 12 माह की खपत हो गई 1200 लीटर। औसत निकालना है, तो 1200 में हम 12 से भाग कर देंगे, तो औसत मासिक खपत 100 लीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हमने सलूशन किया। आइए आगे चलते हैं। एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8000 रुपया है। इनमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12000 रुपया है तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 रुपया है। इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है? तो आइए इसका सलूशन करते हैं। ध्यान देना, इस प्रश्न को हम मिश्रण के नियम से आसानी से लगा सकते हैं। वर्कशॉप में जितने कर्मचारी हैं सबका औसत वेतन 8000 है और 7 अभियंताओं का औसत हमको प्रश्न में दिया है, औसत वेतन 12000 रुपया है। शेष कर्मचारी हैं, तो शेष कर्मचारी का औसत हमें प्रश्न में दिया है। शेष कर्मचारी का औसत वेतन 6000 रुपया है। तो ये 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12000 दिया है प्रश्न में, शेष कर्मचारी का औसत वेतन 6000 रुपया दिया है और सभी कर्मचारियों का सबको मिलाकर वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन यहाँ 8000 रुपया है। तो इस प्रकार से 7 अभियंताओं और शेष कर्मचारियों के वेतन का हम अनुपात बना सकते हैं मिश्रण के नियम से। 8000 में से 6000 घटाएंगे तो यहाँ 2000 हो जाएगा और इस प्रकार से 12000 में से 8000 घटाएंगे तो यहाँ 4000 हो जाएगा। ये डिवीजन हम कर देंगे, 2 इकाई 2 और 2 दूना 4। इस प्रकार से यहाँ हम देख रहे हैं कि एक अभियंता पर शेष कर्मचारी 2 हैं, तो 7 अभियंता पर हमें जो कर्मचारी मिलेंगे, एक अभियंता पर 2 हैं तो 7 पे 2 गुणे 7 14 कर्मचारी हुए। अब कुल कर्मचारी हम लिख सकते हैं, तो कुल कर्मचारी हमें कितने प्राप्त होंगे? आइए देखिए, ये 7 अभियंताओं के साथ 14 कर्मचारी हो गए और ये 7 अभियंता भी कर्मचारी ही हैं, तो कुल मिला के 21 कर्मचारी हुए। तो वर्कशॉप में टोटल कर्मचारियों की संख्या हम 21 लिखेंगे। आइए फास्ट वे में एक बार देख लेते हैं। एक वर्कशॉप में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8000 रुपये है, तो सभी कर्मचारियों का औसत हमने यहाँ रखा। 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12000 है, उसको हमने यहाँ रखा और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6000, उसको हमने यहाँ रखा। इस प्रकार 7 अभियंताओं शेष कर्मचारियों के वेतन का अनुपात हमने बनाया 1:2। तो एक अभियंता पे हमें 2 कर्मचारी मिल रहे हैं, शेष कर्मचारी 2 मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से 7 अभियंता पे 7 दूना 14 कर्मचारी हो गए और 14 कर्मचारी हो गए और 7 अभियंता हमने जोड़ा तो कुल कर्मचारी 21 हो गए। तो प्रश्न का हमने सलूशन किया। आइए आगे चलते हैं। 4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार की औसत मासिक आय 15130 रुपये थी। इनमें से एक पुत्री का विवाह हुआ तथा वह घर से विदा हो गई। इससे परिवार की औसत आय घटकर 14660 रुपये हो गई। विवाहित पुत्री की मासिक आय कितनी थी? तो आइए इसका सलूशन करते हैं। 4 कमाने वाले सदस्यों की मासिक आय 15130 थी। तो आइए 4 सदस्यों की आय का योग हम कर लेते हैं 15130 के हिसाब से। तो 4 शून्य 0, 4 3 12 और 4 इकाई 4 1 5,
4 पचे 20 और 4 एक का 4 2 6। इस प्रकार से 60,520 रुपये हुए 4 कमाने वाले सदस्यों की कुल आय का योगफल। आगे प्रश्न में बढ़ते हैं। इनमें से एक पुत्री विदा हो गई। जब पुत्री विदा हो गई परिवार में 3 लोग बचेंगे। विदा होने से औसत मासिक आय पहुंच गई 14,660 पे। तो एक पुत्री इसमें से कम हो गई है। तो आइए 3 परिवार के 3 सदस्यों की आयु का योग करते हैं। तो 3 शून्य शून्य हुआ, 3 6 18 और 3 6 18 और 1 19 और 3 चौक 12 और 1 13, 3 एक का 3 1 4। तो 43,980 रुपये हुए। जो पुत्री विदा होकर गई उसकी आय निकालना है, क्योंकि पुत्री घर से विदा हो गई तो एक सदस्य कम हो गए। तो पुत्री की आय हम टोटल 4 सदस्यों की आय में से 3 का घटा कर लिखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। 12 में से 8 गया 4, यहाँ पर हो जाएगा 14 में से 9 गया 5, यहाँ पे हो गया 9, 9 में से 3 गया 6 और यहाँ पे हो गया 5 में से 4 गया 1। तो 16,540 रुपये। ये हुआ 16,540। जो पुत्री विदा हो गई उसकी आय थी 16,540 रुपये। तो इसका सलूशन हम कर सकते थे। आइए एक बार फिर फास्ट वे में देखते हैं। 4 कमाने वाले सदस्यों की औसत मासिक आय 15,130 है। तो 4 सदस्यों की आयु का योग हुआ 60,520 रुपये। पुत्री विदा हो गई तो 3 लोग बचे परिवार में। औसत मासिक आय घटकर हो गई 14,660। तो इनकी आयु का योग हुआ 43,980 रुपये। जो पुत्री विदा हो गई उसकी आय हमें निकालना है। तो कुल 4 सदस्यों की आय में से 3 सदस्यों की आय घटा देंगे। तो जो पुत्री विदा हुई उसकी आय हमको मिल गई 16,540 रुपये। इस प्रकार से हमने इसका सलूशन किया। आइए आगे चलते हैं। एक व्यक्ति ए से बी तक x किमी प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है तथा बी से ए तक y किमी प्रति घंटा की औसत चाल से लौट आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल निकालनी है। तो आइए इसका सलूशन करते हैं। यात्री मान लेते हैं व्यक्ति ए से बी तक जाता है, उसकी जाने की चाल है x किमी प्रति घंटा, फिर बी से ए पर लौट आता है y किमी प्रति घंटा की चाल से। यात्रा की दूरी हमने d किलोमीटर मान लिया। तो व्यक्ति गया और फिर उसी स्थान पे वापस आ गया। तो कुल दूरी हम लिखेंगे d गया और d आया 2d। अब जाने और आने का कुल समय हम लिख लेंगे। तो अगर d किलोमीटर x चाल से गया तो जाने का समय d बटा x होगा, क्योंकि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। फिर b से a पर y किमी प्रति घंटा की चाल से वापस आया d किलोमीटर, तो आने का जो समय होगा d बटा y। यहाँ पे d कॉमन कर लेंगे 1/x प्लस 1/y। आइए औसत चाल लिखते हैं। फार्मूला हमें मालूम है कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी उसने तय किया 2d और कुल समय हमको लगा d 1/x प्लस 1/y। d से d का डिवीजन कर देंगे 2/1/x प्लस 1/y। ये भी विकल्प बनाया जा सकता था। एलसीएम लेके इसको हम हल करेंगे तो 2xy बटे x प्लस y प्राप्त होगा। इस प्रकार से उस व्यक्ति की औसत चाल हुई 2xy बटे x प्लस y। एक बार फास्ट वे में इसका सलूशन देखते हैं। व्यक्ति ए से बी तक गया x किमी प्रति घंटा की चाल से, बी से ए तक y किमी प्रति घंटा की चाल से लौट आया। तो उसने कुल दूरी तय किया, d गया d आया 2d। अब आगे बढ़ते हैं। d किमी गया x चाल से, जाने के समय d बटा x हुआ और फिर d किमी y चाल से वापस आया तो आने का समय d बटा y हुआ। कुल समय हम जोड़ दिए d बटा x प्लस d बटा y, d कॉमन किए 1/x प्लस 1/y हुआ। औसत चाल का फार्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी हमें मिली 2d और कुल समय हमारा d 1/x प्लस 1/y हुआ। d से d का डिवीजन हो गया 2/1/x प्लस 1/y। ये उसकी औसत चाल हो गई। इसको हल करेंगे 2xy बटे x प्लस y प्राप्त होगा। इस प्रकार से इसका सलूशन हम कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। एक व्यक्ति कार द्वारा ए से बी तक 63 किमी प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है तथा 42 किमी प्रति घंटा की औसत चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा की औसत चाल हमें पता करना है। तो अभी इसके पहले जो हमने प्रश्न लगाया है उसमें हमने औसत चाल निकाला है।
कि औसत चाल का एक फार्मूला हमने डेरिवेट किया इसके पहले 2xy बटे x प्लस वाई, इससे हम औसत चाल निकाल सकते हैं। तो आइए यहाँ 2 जाने की चाल हमको दिया है 63, ये x की वैल्यू हुआ। आने की चाल 42 दिया है, ये y की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू 42 हो गई, बटे x प्लस वाई करेंगे 63 प्लस 42। इसका सलूशन कर लेंगे, 2 गुणे 63 गुणे 42, 63 में 42 जोड़ेंगे 3 2 5 और 6 4 10, 105 हुआ। अब इसका डिवीजन करेंगे, तो आइए इसका डिवीजन कर लेते हैं। तो इसको 3 से कटाते हैं, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 3 इकाई 3। अब इसको हम 7 से कटाएंगे, 7 पचे 35, 7 छक 42। आइए इसका गुणनफल करते हैं, तो 6 दूना 12 का 21 में गुणा करेंगे, तो 12 इकाई 12 और 12 दूना 24 और 24 और 1 25, 252 बटा 5। यहाँ डिवीजन करते हैं, तो 5 पचे 25, 5 चौक 20, 50.4 किमी प्रति घंटा उस व्यक्ति की औसत चाल होगी। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न का सलूशन किया। हमारे साथ बने रहिएगा, इसके आगे अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।